नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 18 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। पवन मुक्तासन, आज हम पढ़ेंगे पवन मुक्तासन को। पवन मुक्तासन शब्दार्थ एवं नामकरण। पवन से तात्पर्य हवा और मुक्त से स्वतंत्र है, अर्थात जिस आसन के करने से शरीर प्राण वायु की वृद्धि और अपान वायु का क्षय हो, उस आसन को पवन मुक्तासन कहते हैं। पवन का अभिप्राय हुआ हवा, मुक्त यानी स्वतंत्र, स्वतंत्र किया जाता है इसमें। और इसका नाम संस्कृत में पवन मुक्तासनम, हिंदी में पवन मुक्तासन और अंग्रेजी में विंड रिलीविंग पोज के नाम से इसे जाना जाता है। आसन का क्रम आप देखिए। सर्वप्रथम आप पीठ के बल रज्जू के समान सीधे लेट जाएं। पीठ के बल लेटना है। उसके बाद फिर दोनों पांव पूरक यानी श्वास को भरते हुए एक साथ साथ धीरे धीरे ऊपर उठाकर घुटनों से मोड़ लें। घुटनों से मोड़ें। तत्पश्चात अपने दोनों हाथों की जो अंगुलियों को आपस में फंसाकर यानी इंटरलॉक लगा करके रेचक यानी श्वास को छोड़ते हुए एक साथ घुटनों को दबाव बनाएं। पेट के ऊपर थाइस का और आपके पेट के ऊपर दबाव बनेगा। उसके बाद क्या काम करना आपने, पूरक यानी श्वास को भरते हुए व रेचक यानी छोड़ने के साथ साथ अपने पहले श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाना, फिर श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को भूमि से उठाते हुए ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में स्पर्श करें और दृष्टि पांव के घुटनों पर यानी अंगूठों पर बना करके रखें। सामने पंजों को सीधा रखते हुए पंजों के अंगूठे पर बनाकर रखनी है। अंतिम स्थिति में श्वास आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं या आप वहीं पर श्वास मंद गति से छोड़ सकते हैं या रोक करके रख सकते हैं छोड़ करके। ये दोनों में आप अपने सामर्थ्य से देख सकते हैं। आसन का एक दूसरा प्रकार है, ये तो हुआ पूर्ण आपका पवन मुक्तासन जिसमें हम दोनों पाँव को एक साथ मिला कर किया। अब हम एक एक पाँव के साथ किया जाता है, अर्ध पवन मुक्तासन के नाम से कहते हैं या एक पाद पवन मुक्तासन भी से कहते हैं। इस अभ्यास में दोनों पाँव से एक साथ न करके एक एक पाँव से किया जाता है, अतः इसे एक पाद पवन मुक्तासन भी कहते हैं। विधि आप देखिए, उपरोक्त समान ही है, थोड़ा अंतर इसमें यह है, प्रथम दक्षिण पहला स्टार्टिंग में हम जब दोनों पाँव एक सीधे होते हैं तो आपने दायां पाँव जो है उसको उससे करते हैं। उस समय वाम पाँव भूमि पर सीधा दंडवत एक सीध में रहता है, एक पाँव को उठा करके इंटरलॉक लगा करके वो सब हम करते हैं। उसके बाद दक्षिण पाँव यानी दाएं पाँव के घुटने को दक्षिण आंख का ही स्पर्श कराना है एक साइड में गर्दन उठाते वक्त, जिससे शरीर की स्थिति एक सीध में बनी रहे। ये विशेष बात आप ध्यान रखना है। और फिर धीरे धीरे से सामान्य स्थिति में पाँव को लेकर जाएं। इसी क्रम से दूसरे पाँव से अभ्यास करें। संतुलन करना अत्यंत आवश्यक है। संतुलन बना रहे यानी एक पाँव से किया तो दूसरे पाँव से भी करना जरूरी है। और कालावधि 1 से 3 मिनट तक आसन की आवृत्ति करें। 1 से 3 मिनट तक आप आसन को बदल बदल के कभी एक पाँव से किया, फिर दूसरे पाँव से किया, फिर दूसरे से, ऐसे करते करते आपको कम से कम 1 से 3 मिनट तक ये अभ्यास करना है। और आसन का चित्र आप देखेंगे, पहला क्रम आप देखा, एक साथ दोनों पाँव को मिला करके किया हुआ, पंजे बिल्कुल सीध में। दूसरा है एक पाँव यानी दायां पाँव जो है उसको फोल्ड किया,
दूसरा पाँव नीचे भूमि पर दंडवत। इस तरह से ये 2 प्रकार हो गए, पहला पूर्ण, फिर एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास। और प्रभाव देखेंगे, सबसे पहले शारीरिक जो प्रभाव हैं, उदर के समस्त वायु विकारों का प्रशमन करता है। प्रशमन यानी उनको विशेष तरह से शांत कर देता है। और ये विशेषतः इसका नाम ही पवन है, यानी वायु के विकारों को ही नाश करता है। पेट में जिनको बहुत ज़्यादा गैस वेश बनती रहती है, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा। और अपान वायु सक्रिय होती है। अपान वायु का कार्य ये होता है जिससे आपका उत्सर्जन तंत्र जो है वो एक्टिव होता है, जिससे शरीर की गंदगी बाहर फेंकने का जो दायित्व है जिस वायु का, वो ठीक करता है, जिसका परिणाम स्वरूप कब्ज नहीं होगी, अजीर्णता यानी पाचन सही रहेगा, आंत्र दोष समाप्त होता है। ये सब अपान वायु के कमी की वजह से होता है। और ये अभ्यास पित्त की अधिकता को कम करता है, जिससे आमाशय में घाव, छाती में जलन, खट्टी डकारें आना, कहते हैं ना कि आपको गैस चढ़ गई, डकारें आ रही हैं, खट्टी आ रही हैं, सर दर्द हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, ये सब के सब जो है अपान वायु निष्क्रियता के कारण होता है। और मुख में छाले होना, मुख में छाले यानी आंतों में गर्मी बन रही है, पेट ढंग से साफ नहीं हो रहा, उसकी वजह से आपके मुख में छाले होना, बार बार शौच के लिए जाना आदि अनेक रोगों में ये लाभ पहुंचाता है। और बहुत सरल है, सभी कर सकते हैं। और कमर दर्द में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेरुदंड के कष्ट को कम करने का सहायक है। मेरुदंड यानी आपकी मेरु पीठ का जो हड्डी है, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें ये दर्द में ठीक रहता है। और पेट का मोटापा कम करता है और शरीर स्फूर्तिवार बनाता है। पेट का मोटापा अभिप्राय कि शरीर में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाए तो शरीर में मोटापा स्वभावतः ही अपने आप बढ़ जाता है। वो आपका मोटापा नहीं है, वो एक हवा भरने का मोटापा है। तो इसके अभ्यास से शरीर में पवन मुक्तासन के माध्यम से, यानी वो अतिरिक्त जो आपके अंदर हवा भर चुकी वो निकलेगी और शरीर में ऑक्सीजन का संचार होगा, जिससे आपका शरीर का मोटापा कम होने लगता है और शरीर में स्फूर्ति आने लगती है। ये प्रसव के उपरांत जिन स्त्रियों का पेट बढ़ जाता है आफ्टर डिलीवरी के बाद, तो ये उनको ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। पेट का पेडू भाग को ये ठीक करने में ज़्यादा लाभकारी होता है। फेफड़ों को बल मिलता है, जिससे रक्त कोशिकाएं शोधन कार्य उचित प्रकार से संपन्न करती हैं। ध्यान रहे, क्योंकि जैसे ही पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फेफड़े भी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ती है और उनका विस्तार होगा, जिससे आपकी श्वसन कोश हैं वो भी अच्छे से कार्य करेंगे, जिससे रक्त शोधन कार्य भी अच्छे से होगा। तो ये सब का सब जो खेल आपका, ये आप मोटापा बढ़ने से ये सब कार्य करना कम कर देते हैं। मानसिक प्रभाव देखिए, हृदय पर बल पड़ने से आत्मबल में वृद्धि होती है, जिससे मानसिक विकार समाप्त होते हैं। आत्मबल बढ़ेगा, लो कॉन्फिडेंस जिनको रहता है, श्वास बढ़ेगा, हृदय का लंबी गहरी श्वास बढ़ेगी, तो अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक साहस, एक धैर्यशीलता आप में अंदर आएगी। ये मानसिक स्तर प्रभाव है। आध्यात्मिक स्तर की बात करें तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। कुंडलिनी शक्ति जो है, जैसे आप करते हैं, रीढ़ की हड्डी का अच्छे से अभ्यास होता है और उसमें कहीं ना कोई विकार, यदि कोई उसमें हवा का प्रकुपित होने की वजह से कहीं विघन बना है, वो ठीक होता है, सरल होता है, मूल बंद। और पूरा रीढ़ की हड्डी में इसमें मसाज होती है, जिससे कुंडलिनी शक्ति अपने आप में एक्टिव होने लगती है। और अब मांसपेशियों पर इसका प्रभाव देखेंगे तो पूरा आप लोअर थाइज, आपकी बैक, आपकी हाथों की पूरा का पूरा मतलब बैक सिस्टम जो है आपका, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रहती है, वो बैक साइड का, आपकी हिप बोन है, पेल्विक रीजन की जितनी मांसपेशियां हैं, आपकी एब्डोमन की मांसपेशियां, पीठ की मांसपेशियां, तो इनमें विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिल रहा है, इन मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे शरीर के अंदर चक्रों पर प्रभाव देखेंगे तो विशुद्धि यानी गर्दन उठ करके विशुद्धि चक्र है, मणिपुर चक्र है
और आपका आएगा मूलाधार चक्र। ये तीनों चक्र जो है प्रभावित होते हैं। और इसके साथ साथ ग्रंथियों पर प्रभाव, ग्रंथियों में अवटु परावटु जो आपको बताया कि ये गर्दन का विशुद्धि चक्र के संबंधित है। दूसरा प्रजनन ग्रंथि है आपकी, और अधिवृक्क, क्लोम आदि समस्त ग्रंथियां यानी रीढ़ की हड्डी समस्त के ऊपर प्रभाव देता है। मूलाधार प्रमुख है आपका मणिपुर चक्र जो आया, उसके बाद विशुद्धि चक्र आया। रीढ़ के ऊपर जितने 5 चक्र हैं वो सब के सब इससे प्रभावित होते हैं। आज्ञा चक्र पर गर्दन उठाने के बाद ध्यान देंगे तो आपका ये पीयूष ग्रंथि भी प्रभावित होती है। ऑलमोस्टली जितने भी अधिकांशतः इसमें चक्र प्रभावित होते हैं, शरीर का बैलेंस बनाने में सहयोग करते हैं। और इसके बाद आसन से पूर्व करने योग्य जो अभ्यास है, कौन से अभ्यास हम करें वो देखिए। सेतुबंध का अभ्यास आपने करना है। सेतुबंध, ये एक पादोत्तान आसन जो है, एक पादोत्तान आसन आपने करना है। एक पैर आपने उठा करके रोक करके रखना। दूसरा है एक पाद पवन मुक्तासन का जो चित्र आप देख रहे हैं। तो इस तरह से 3 अभ्यास आप इस आसन से पहले यानी पूर्ण पवन मुक्तासन करने से पहले कर देख लेना है, जिससे कि आप अच्छे से कर सके। और आसन के बाद कौन सा अभ्यास हम करें, उसमें पवन मुक्तासन क्रिया है। पवन मुक्तासन क्रिया में पाँव दोनों इस तरह से ही पवन मुक्तासन जो चित्र देख रहे हैं इस तरह से पकड़ करके आगे पीछे आपने रोलिंग रॉकिंग वगैरह जो हम करते हैं ताकि कमर को मसाज मिल जाए। जठर परिवर्तनासन का एक क्रम है, दाएं बाएं पाँव को गिराना, तो इससे भी आपकी बैक मसल्स में कहीं स्ट्रेच ना पड़े, तो ये उसको बैलेंस देने का कार्य करता है। शवासन के अंदर हम अंतिम में लेटते हैं, पूरा विश्राम लेते हैं। तो इस तरह से ये दोनों आसन जो प्रकार आपको 3 बताए हैं, एक क्रिया है और जठर परिवर्तनासन और शवासन, इनको अभ्यास अच्छे से आपने करना है। इसके बाद सावधानियां आप देखिए। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी जिनका रहता है, ग्रीवा यानी गर्दन की मांसपेशियां जिनको यानी सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस जिनको है, तो वो करते वक्त गर्दन को न उठाएं, पेट तक ही सीमित रखें। उरोवेदना यानी साइटिका जिनको है तो वो न करें, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा अवरुद्ध होने का संभावना बनी रहती है। अत्यधिक कमर दर्द जिनको बहुत ज़्यादा है तो दोनों पवन मुक्तासन नहीं कर सकते, उनके लिए अतिरिक्त और आसन हम वो अभ्यास करेंगे। घुटने दर्द में नहीं करना, घुटने दर्द है तो पाँव के फोल्ड करके प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थितियों में जहाँ हो सकता है, संभावनाएं जहाँ बन पाती हैं, तो वो भी आप अपनी मर्जी से नहीं, योग शिक्षक के सानिध्य में ही अभ्यास करना है। यदि उनको लगेगा तो आपको ज़रूर कहेंगे कि ये अभ्यास आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको देखिए कमर दर्द का दिखाया गया है और ये घुटनों में दर्द का एक चित्र है। तो इनसे आप याद रखिए कि इन अभ्यासों में विशेष नहीं करना। और विशेष बातें ये हैं, पाँव के पंजों को बाहर आगे की दिशा में तान कर रखें। अक्सर क्या है कि हम पाँव को पंजों को अंदर भी करते हैं, वो एक अलग प्रकार हो गया, पर आपको पंजों को खींच करके सामने की ओर रखना और एक अभ्यास बन जाता है कि अंदर की ओर दबाना, जिससे कि पिंडलियों से आपका पाचन तंत्र जुड़ा रहता है। उसका यही एक अभिप्राय है कि आप पंजों को खींचें, स्ट्रेचिंग दें और अंदर की ओर खींचें, जिससे दोनों कार्य आपके पूर्ण हो जाएं। पाचन यानी अपान वायु एक्टिव हो, पिंडलियों के अकड़न से ही आपका पाचन बिगड़ा जाता है, ये संभावनाएं हम अक्सर देखते हैं। तो ये नाभि का न डिगना, इससे जुड़ा हुआ किस्सा है ये। और दूसरा ग्रीवा वेदना यानी गर्दन आपकी दर्द है, उच्च रक्तचाप वाला रोगी गर्दन को भूमि पर ही रखे, विशेष ध्यान रखना ऐसे नहीं वो गर्दन उठा ले, तो ये ध्यान देना है उस समय। ये पहले बातें आपको बोल करके रखनी है। इसी के साथ आपका ये जो विशेष यानी पूरा विधि का प्रकरण जो है पवन मुक्तासन का हमने अभी पढ़ा। अभी हम पवन मुक्तासन का वीडियो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप अपने स्थान पर सीधे लेटे हुए हैं, एड़ी पंजों को मिलाकर रखा, फिर एक एक करके दोनों पाँव को आप फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा धीरे से उठाकर अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक लगाते हुए अपने
घुटनों से थोड़ा नीचे रखना है। अब धीरे धीरे श्वास पहले भरा, फिर छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने अपनी नाक दोनों घुटनों के बीच में लगाएं, दोनों आंखें दाएं बाएं घुटनों के आसपास में, पंजा देखिए बिल्कुल सामने की ओर दबा करके रखना, शरीर को ज़्यादा नहीं उठाना, केवल और केवल आप गर्दन उठा सकते हैं। और यदि वह भी गर्दन में कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, हार्ट का प्रॉब्लम न है तो फिर धीरे धीरे आप श्वास छोड़ते हुए, आपने पहले श्वास लिया फिर भरा, फिर अब आप नॉर्मल श्वास के साथ धीरे धीरे एक एक करके पाँव को विश्राम दे देंगे। दोनों पाँव को पूरा विश्राम देने के बाद आप थोड़ा विश्रांतिदायक आसन में यानी शवासन में आप थोड़ा विश्राम ले सकते हैं। यदि नए विद्यार्थी हैं तो उनको पहले एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करना है। ये भी एक अपने आप में प्रकार है। इसमें भी स्थिति वैसे लेना, पहले आपने दाएं पाँव को इकट्ठा किया, सिंगल पाँव को इंटरलॉक लगाना और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दबाते हुए फिर श्वास भरा, और जैसे गर्दन आप मोड़ें अंतिम स्थिति में श्वास आपने छोड़ देना है। पाँव के पंजे बिल्कुल खींच कर रखने सामने की ओर, दूसरा पाँव अपने आप में बिल्कुल सीधा रहेगा और यहीं से श्वास को आप छोड़ते हुए धीरे धीरे एक एक करके विश्राम लेंगे और दूसरे पाँव को आपने सीधा कर देना है। इसी तरह से संतुलन करते हुए अब आप बाएं पाँव को धीरे से फोल्ड किया, इंटरलॉक लगाना, श्वास छोड़ा, भरा और ऊपर उठे धीरे धीरे और अंतिम स्थिति में फिर से श्वास आपने छोड़ देना है। इस तरह से आपने दोनों तरफ एक एक करके अभ्यास कर लेना है। करने के बाद विश्राम लेंगे और अंतिम स्थिति में आप शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेटने के बाद पूरा ध्यान आपका अपने लोअर बैक पर, कमर पर, कंधे, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। अभी हम समझेंगे पवन मुक्तासन से संबंधित कुछ विशेष बातें। इसमें सबसे पहले आपको अपने स्थान पर सीधा लेट जाना है, जिसके अंदर आप अपने एड़ी पंजों को मिलाकर रखना, सीधे कमर के बल लेट गए। उसके बाद क्रम आपने 2 कहने पर क्या करना, दाएं पाँव को आपने सबसे पहले दाएं पाँव को फोल्ड किया। फोल्ड करने में बाकी की जो स्थिति हमारी हाथों की, गर्दन की, दूसरे पाँव की, वो नहीं हिलेगी, एक समान रहेगी। इसके बाद आप क्या कर देंगे, दोनों पैरों को यानी फिर दूसरे बचे हुए पैर को भी आप बाएं पैर को भी लेकर आएंगे। यहाँ ध्यान ये देना है दोनों घुटने आपके आसपास में रहें, हथेलियाँ देखिए धरती पर चिपकी हुई है, गर्दन सीधी, कंधे आपके ढीले रहेंगे, एड़ी पंजे आपके आसपास में हैं। तो इसके बाद क्या करना, श्वास भरते हुए, ये विशेष है आपके लिए, श्वास भरते हुए पहले हाथों को इंटरलॉक लगाया। इंटरलॉक लगाने के बाद हाथों से घुटनों के नीचे से थोड़ा सा पकड़ करके आप उस पर प्रेशर देते हुए अपने पूरे शरीर पर दबाव देंगे। यानी लोअर जो अपर थाइज है, पेट के ऊपर खिंचाव पड़ेगा। पंजों की स्थिति आप विशेष देख लीजिए, पंजे बाहर की तरफ तान के रखना, पूरा ध्यान इस पर देना है। और आपकी दृष्टि जो है कोशिश करें, यदि यहाँ देख सकते हैं यहाँ देखिए, नहीं तो आपका दाईं आंख दाईं घुटने की तरफ, बाईं आंख बाईं घुटने की तरफ ये रहे। ऐसा नहीं कि आप अपना, दूसरा होता है कि आप बीचों बीच आपने नाक लगाया हुआ है, मैंने यहाँ, हो सकता है कि आप अपना फोरहेड भी टच कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, पर एक तरफा नहीं होना चाहिए। कंधे आपके नॉर्मल है, गर्दन उठी हुई है, जिनका हाई बीपी, जिनका आपका गर्दन का कोई दर्द है वह इसमें नहीं उठाएंगे, बाकी सभी के सभी ये अभ्यास अच्छे से करेंगे। और आपको ज़्यादा के ज़्यादा आपने कमर को इन्वॉल्व नहीं करना, कमर को इन्वॉल्व नहीं करना, हाथों से खिंचाव देना है थाइस के ऊपर, घुटनों के ऊपर प्रेशर देते हुए, ताकि आपका ज़्यादा अपान वायु बाहर निकले, पवन मुक्तासन की जो सिद्धता है, सार्थकता पूर्ण हो जाए। और आगे देखिए, फिर वापस से एक एक करके दोनों पाँव को नीचे लेकर आए, दोनों पाँव को एक एक करके सीधा करना है, इस क्रम से आपने जाना। फिर वापस से एक पाद पवन मुक्तासन की स्थितियों को आप ध्यान से देखिए। एक पाँव दाएं पाँव को पकड़ा, दाएं पाँव को फोल्ड करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ
ऊपर से इंटरलॉक लगाना, पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ है, दूसरे पाँव में घुटने में भी और पंजे के अंदर भी कहीं कोई खिंचाव तनाव नहीं दिखना चाहिए। हाथों से बल लगाना। अब ध्यान ये देना है कि आपने यदि फोरहेड टच करोगे या तो ठीक नहीं, अब अपना दाईं जो आंख है, यदि दाएं पाँव को ही स्पर्श कराना, दाएं घुटने के दाईं आंख, जिससे क्या होगा, आपकी गर्दन जो है इसमें कोई बल नहीं पड़ेगा, न दाईं तरफ आना ज़्यादा होगा न बाईं तरफ ज़्यादा झुकाव। आपकी गर्दन सेम जैसे मध्यस्थ रहते हुए सीधी सीधी आती है, वैसे ही आपने सीधा गर्दन को लेकर आना और दाईं आंख को अपने दाहिने घुटने की तरफ सीध में रखना। स्पर्श भी कराएं तो इधर नाक उस तरफ अपने आप चली जाएगी, दूसरी आंख उधर चली जाएगी, आपने गर्दन नहीं घुमाना। इस बात का विशेष ध्यान देना है, ये अक्सर हमारी गलतियां होती हैं। इसी तरह से आप इस पाँव को विश्राम देना, दूसरे पाँव को फोल्ड किया और दूसरे पाँव को फोल्ड करके आपने उसी तरह से पाँव को खींचना, दबाना, पैर को खींच कर रखा हुआ है, दूसरे पाँव को सीधा रखना और पूरा ध्यान आपकी अब बाईं आंख जो है उसका सीध में स्पर्श कराना। करा सकते हैं स्पर्श कराइए, नहीं तो बिल्कुल नज़दीक ला करके रखिए। तो ये क्रम आपने ध्यान रखना है और इसके बाद वापिस से विश्राम की स्थिति में जाएंगे और फिर चाहें तो अंतिम में अपने हथेलियां आसमान की ओर कर दें, पाँव में अंतर ले लें, खूब विश्राम ले सकते हैं। इस तरह से कुछ विशेष बातें थी जो मैंने आपको भी बताया। आपका आसन कंप्लीट पूरा हो गया, वीडियो देखा, सब कुछ पूरा हो चुका है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।